वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट एसबी क्लासेस। दोस्तों, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से रिलेटेड 101 प्रश्न आपके बीच में पुनः 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में चौथी सीरीज आपके बीच में लेकर के मैं उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, जो कि लेखपाल और वीडियो की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 101 प्रश्नों की श्रृंखला है ये, इसमें आप बने रहिएगा लास्ट तक। और दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए 101 प्रश्न आपके बीच में मैं शुरू करता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली जो है श्रेयस्कर होती है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ड्रिप सिंचाई या सतही सिंचाई, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, या स्प्रिंकलर सिंचाई। तो जो ड्रिप सिंचाई होती है ये पेड़ से पेड़ पर ही सिंचाई की जाती है और इसकी जो खोज हुई थी ये इजराइल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये दोस्तों 4% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 है, केसरिया क्रांति किससे संबंधित है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से केसरिया क्रांति ये जो है संबंधित है। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये है 46। पॉइंट नंबर 5, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 1989 में, 1989 से 90 के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका। और इसमें केंद्र और राज्य की जो भूमिका होती है 50-50 की होती है, यानी कि आधा पैसा केंद्र लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 6, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में, जो कि किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इसका एक कमीशन की स्थापना की गई थी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल इमली मिल का जो संबंध है वो किससे है, यानी कि वो किस प्रकार के वस्त्र का निर्माण करती है। तो ये है ऊनी वस्त्र उद्योग। और ये लाल इमली का जो मिल है ये कहाँ पे है। तो ये कानपुर में है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8, हिंडाल्को संयंत्र। अब ये हिंडाल्को संयंत्र कहाँ पे है। तो सोनभद्र जिले में रेणुकूट नामक स्थान पर यह है। और ये हिंडाल्को संयंत्र जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। सोनभद्र जिले को मैंने आपसे बताया था कि ये जो ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था ये। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखने की कृपा करें। पॉइंट नंबर 9 है, यूपी का चुर्क डल्ला जो क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है। तो ये दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। पॉइंट नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बीच में ये पूछा जा सकता है। तो 1958 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को कब मंजूरी दी। तो 8 जुलाई 2020 को। पॉइंट नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। थारू है। और थारू लोग दोस्तों जानते हैं कि ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजात उत्तर प्रदेश में तो पाई जाती है, साथ में उत्तराखंड में भी पाई जाती है। और ये मंगोलाइट प्रजाति के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज कहा जाता है। इसको किसने ऐसी जो है संज्ञा दिया या नाम प्रदान किया। तो विलियम क्रुक नाम है उनका। पॉइंट नंबर 14 है, माहीगीर जनजाति ये बिजनौर में है, पाई जाती है नजीबाबाद क्षेत्र में। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों ये महाभारत में भी मिलता है, माहीगीर जनजाति का। पॉइंट नंबर 15 है, न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति जो है ये बनरावत है। उत्तर प्रदेश राज्य देश का कुल खाद्यान्न का 16% उत्पादन करता है, यानी कि देश में अगर 100 कुंटल का उत्पादन होता है तो उसमें 16 कुंटल का योगदान किसका रहता है, उत्तर प्रदेश का। और टोटल कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो 20% है। मान ले 100 बीघा ज़मीन है तो 20 बीघा हमारे उत्तर प्रदेश में है। और उस 20 बीघे का अगर बात किया जाए तो उसमें 88% भाग पर, यानी कि 17.60 उसका कह सकते हैं कि 20 बीघा है अगर आपके
100 में से अगर 20 बीघा कृषि योग्य भूमि है तो उसके 17.60 एरिया पे 20 बीघे में से तो उस पर जो है केवल खेती ही की जाती है। पॉइंट नंबर 17 है 73% लोगों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है। यानी कि लोग जो है कृषि क्षेत्रों में जो लोग ज़्यादा संलग्न रहते हैं, यहाँ का जो जीवन जीने का एक स्तर है, यानी कि जिसे कह सकते हैं जीविका है इनकी, तो 73% लोग इसी कार्यों में लगे हुए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है आपसे आपके बीच में कि छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। यानी कि जहाँ पे 2 लोगों का काम होता है, 2 लोगों की आवश्यकता होती है, वहाँ पे 4-5 लोग लगे रहते हैं। इसलिए इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम ही रह जाता है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है, क्योंकि लोग मोस्टली लोग देख रहे हैं कि लोग ये कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं। जहाँ पे कम आवश्यकता है वहाँ पे अधिक लोग लगे हैं, तो ये लोग बढ़ ही नहीं पाते, यानी कि अपने लोग जो है ज़्यादा इनका जीवन स्तर बहुत ज़्यादा अभी ऊंचा उठ नहीं पाया है। पॉइंट नंबर 18 है उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार क्या है? अक्सर एग्जाम में लेखपाल में तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 हेक्टेयर से कम ही ज़मीन है इनके पास, तो 0.9 हेक्टेयर है। पॉइंट नंबर 19 है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। पॉइंट नंबर 20 है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब की गई? 1973 में। यह राज्य स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 21 उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित हुआ, जो लागू कब हुआ? 1946 में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1945, 46, 47, 48। अब ये दे देगा ऐसे। अब लोग यही जो है अनुमान लगाएंगे देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, तो आया ऐसा ही रहा होगा, 1947 में जो है लगा करके चले आएंगे, लेकिन ये 1945 है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई कर सकें आप चैनल पे लगातार बने रहिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार याद कर देख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। खसरा और खतौनी कौन तैयार करते हैं? लेखपाल। और ये ले जा करके जो है कानून को वगैरह जो होते हैं उनके पास ये लोग साइन करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये चला जाता है कहाँ पे? आपके जिलाधीश के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जमाबंदी की प्रतियाँ कितने प्रतियों में बनाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा, जो कि 2 प्रतियों में बनाई जाती हैं, और ये अभिलेखों के रिकॉर्ड से संबंधित है, यानी कि अभिलेखों के अधिकार से संबंधित है, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 24 चकबंदी समिति में कम से कम 5 सदस्य और अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शन बना करके पूछा जा सकता है। राजस्व अनुभाग में अनुभाग 4 है। दोस्तों अनुभाग के ऊपर मैं आपके बीच में वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, वो क्योंकि जो है ये आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की 100% संभावना बन रही है। तो अनुभाग 4 में IAS एवं PCS अधिकारियों के कार्य का सृजन किया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य किस अनुभाग में है? तो ये 12 अनुभाग में है। पॉइंट नंबर 27 है भुखमरी की सूचना पर ध्यान तथा अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति की सूचना एवं बाढ़ से क्षति की सूचना की जानकारी किस अनुभाग में? तो ये 11 से संबंधित है। यानी कि मान लो कोई अग्नि दुर्घटना हो गई है, या बाढ़ से कोई आपकी कृषि फसलों को कोई नुकसान हो गया है, या भुखमरी है, तो ऐसी सारी कंडीशंस की स्थिति की जानकारी जो है आपके अनुभाग 11 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 21 उत्तर प्रदेश भू लेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में स्थित है। ये अनुभाग 14 में दिया गया है। इसमें भूदान एवं ग्राम दान देने की एक तरीके से कह लीजिए कि ये प्रेरित करते हैं ये संस्थान, या इसमें ऐसा उल्लेख किया गया है। 29 प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? सीधा सीधा फैक्ट 2651। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 26 2 या 52 होता है, 26 दूना 52 होता है, तो उससे एक कम, यानी कि 2651। आप किसी भी तरीके से दोस्तों इसको लर्न कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 30 धारा 108 व 110 में संशोधन से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र व अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा।
दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कम से कम देखते हैं तो उसको लाइक कर दिया करिए भाई। कृषि विकास हेतु उत्तर प्रदेश में कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि कितनी है? तो ये 30 करोड़ है। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 80 मील पर आवर। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक मील बराबर कितना हो जाएगा? 1.67 किलोमीटर होता है ये, यानी कि 1670 मीटर कह सकते हैं आप, एक मील बराबर। अच्छा 33 पॉइंट है, सर्वाधिक उत्पादक गेहूं का कौन सा जिला है यूपी का? तो ये है गोरखपुर। अब गोरखपुर में ही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का वर्षा होती है, गोरखपुर में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा चना का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है हमीरपुर, जो कि बुंदेलखंड एरिया में चला जाएगा आपका। जाबो ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है जो कि कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 35 है, अरहर की बुआई किस समय की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है ये, यानी कि अरहर जो है ये आपकी खरीफ की फसल हुई। मूंगफली खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसके लिए बलुई मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करें। कंप्यूटरीकृत खसरे में पहले तो हैंड रिटर्न जो ये सब होते थे, रजिस्टर बनाया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटरीकृत हो गया है सब कुछ। तो 21 के बजाय पहले 21 कालम होते थे, लेकिन अब कैसे हो गए हैं? 46 कालम हो गए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए, ठीक है, क्या कह रहा है? अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं, और प्रत्येक 6 वर्ष पर इसको रिन्यूअल किया जाता है, यानी कि नवीनीकृत किया जाता है, जिसमें कितने खाने होते हैं? 14 खाने होते हैं। 39 पॉइंट है, अनुच्छेद 311 के तहत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 311। भूमि सुधार हेतु 40 नंबर है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में जिला प्रशासन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एच के गोयल। कौन है इसके लेखक? एच के गोयल साहब हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये बार बार भूमि सुधार आ रहा है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। हालांकि कह सकते 26 नवंबर 1949 को ही इसके अधिकतर प्रावधान लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ। लेकिन इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो जो पहला संशोधन था 1951 में जो हुआ, ये भूमि सुधार से ही रिलेटेड था, यही मैं कहना चाहता था। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये 16 होती है। आपको 16, 17, 18 या 15 ऑप्शन करके दे देगा, जो कि आपको 16 ही याद रखना है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित कब किया गया? 1950 में। ये जमींदारी उन्मूलन से था, लेकिन ये भूमि सुधार से भी रिलेटेड है। और जो मैं वो बता रहा था कि अनुच्छेद के ऊपर जो उसमें संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, तो ये तो एक्ट था, लेकिन जो संशोधन किया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था दोस्तों। तो राज्य और जिले के बीच में समन्वय यानी कि जो जोड़ने का कार्य होता है वो कौन करता है? तो ये जिलाधीश होता है, यानी कि यही जो है इसके प्रति जवाबदेह होते हैं। कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय किसको जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को, जो कि इनका कार्यकाल क्या था? बंगाल के गवर्नर थे ये। 1773 से लेकर के 72 से लेकर के 1784 तक इनका कार्यकाल था। तो कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। पॉइंट नंबर 47 है, गिरदावर कानून गो जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वो व्यक्ति कौन से हैं?
लेखपाल, यानी कि लेखपाल के कार्यों का, यानी कि अभिलेखों का जो उनका रिकॉर्ड्स होता है वो कौन चेक करता है? गिरदावर यानी कि कानून को। सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। पॉइंट नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जहाँ पे रिसर्च किया जाता है आलू के ऊपर कि किसान लोग जो फार्मर्स हैं हमारे, वो अधिक से अधिक इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से या ओला से या पाला से इसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है कैसे रिसर्च किया जाता है। तो इसका जो संस्थान है गाजियाबाद में है। इसका निर्यात कहाँ से किया जाता है दोस्तों? दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आगरा से किया जाता है। और जो भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये वहाँ पे है, शिमला। 49 दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत जिले में चाय की खेती होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे यूपी में भी चाय की खेती होती है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम वर्ष किस में पारित किया गया था? जो कि गाय को पूर्णतया इससे सुरक्षा प्रदान की गई, 1955 में लागू हुआ था। 51 है, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना 1966 में की गई। 52, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मथुरा जनपद में। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तरीय बनाने पर जोर अधिक दिया था, यानी कि 3 स्तरों पर होगी, राज्य स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, फिर क्षेत्र स्तर पर, 3 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने फिर इन्होंने जो है सिफारिश किया कि नहीं 2 स्तरीय ही होनी चाहिए। तो इन्होंने इस पे जो है जोर दिया। 55 है, ELM सिंघवी समिति ने वर्ष 1986 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों आपके 3 समिति हो गई यहाँ पे, एक बलवंत राय मेहता समिति, एक अशोक मेहता समिति और एक LM सिंघवी समिति। एक ऑप्शन और दे देगा चौथा समिति, पूछ लेगा आपसे इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही आपको याद रखना नहीं है वाला। 56, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 243J में, और इसका किसके द्वारा की जाती है संपरीक्षा? राज्य विधानमंडल द्वारा। 57, जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल है क्या? कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 58 है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? जो कि इसको BDC का मेंबर कहते हैं, तो 21 ईयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायतों में कितने प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित हैं? तो 50%। जबकि ग्राम पंचायत में कितना है? तो 33%। पॉइंट नंबर 60, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के ग्रामीण पेयजल क्षेत्र से है और यह कब शुरू किया गया था? 1965 में। गोवर्धन योजना बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। गोवर्धन योजना ऐसी योजना है जो कि गांव को स्वच्छ बनाने से रिलेटेड है, जो कि इसके जैविक अपशिष्ट जो हैं, जैविक अपशिष्ट का मतलब जैसे गोबर हो गया, या आपके घरों में से जो जैविक अपशिष्ट निकलता है, चाहे उसको मल ले लीजिए या कह सकते हैं कि मल तो कह सकते हैं घर से नहीं निकलता है, जैसे साग सब्जी के छिलके हो गए या और भी अपशिष्ट चीज़ जो है जो निकलते, तो इसको ऊर्जा बनाने के लिए गोवर्धन योजना का शुरुआत किया गया था 1 फरवरी 2018 को। क्वेश्चन नंबर 62, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराने की इसमें जो है व्यवस्था की गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 2004 में। यानी कि काम करो और अनाज ले जाओ। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014 को। इसमें ग्रामीण तथा शहरी जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है।
ग्रामीण तथा शहरी जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से ऐसी योजना शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को की गई थी। हरियाणा के पानीपत जिले में इसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके 22 जनवरी 2015 को 2022 को 7 साल पूरे हुए थे। तो भी हाल ही की ये घटना है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, जो कि 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए था। ये तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए था। इसमें मिनिमम 1000 रुपया और मैक्सिमम 5000 रुपया जो है देने का प्रावधान किया गया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। इसे प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा। इसमें लोग जो है जमा करते रहेंगे और जब ये 60 साल के हो जाएंगे तो इनको ये पैसा वापस लौटा दिया जाता है। ऐसी इसमें व्यवस्था की गई है। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004, ये गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार के लिए ये योजना शुरू की गई थी ताकि उनकी देखरेख की जा सके और उनका परसों में या और भी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, एनीमिया की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो। तो ऐसी सारी योजनाएं इसमें शामिल की गई थी। 68 है पॉइंट नंबर, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से। अक्सर हमारे देश में दोस्तों ऐसी, अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले ऐसी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाया करती थी, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को या प्रसव के दौरान जो है माताओं और शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। तो उसमें कमी लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरुआत की गई। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड है। बार बार ये क्वेश्चन कई सारे बार पूछा गया है। कब शुरुआत की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये 25 दिसंबर को इसमें गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। 2017 में शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि एक इसका प्लान था ये नीति आयोग का, यानी कि उसी की संकल्पना थी कि हमको ये 2022 तक ऐसा व्यवस्था कर देनी है अपने देश में। तो 71 पॉइंट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आपके पॉइंट आप पीसीएस के एग्जामिनेशन की भी दृष्टि से देखा जाए या स्टेट के और भी सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेखपाल के लिए स्पेशली है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये योजना पूछी जा सकती है पीसीएस में भी या स्टेट का और भी कोई एग्जामिनेशन होता है कि ये किस मंत्रालय की जो है ये पहल है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। 72 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड रांची से 5 लाख तक सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा की जो है व्यवस्था इसमें बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए या फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कौन कौन से होते हैं? जो कि जैसे आपने देखा होगा मार्केट में सब्जी लगाते हैं या ठेले पे कोई भी सामान बेचते हैं, तो ये लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। या जो कि दिहाड़ी बेस्ड पे अपना कहीं पे क्या करते हैं, ये लोग मजदूरी करते हैं पर डे के हिसाब से। पॉइंट नंबर 73 है, सुपोषित माँ अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण की उपलब्धता कराई जाती है। तो ये मार्च 2020 में राजस्थान के कोटा स्थान से ये शुरू किया गया था। पॉइंट नंबर 74 है, जैव विविधता एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जहाँ पे निवास करते हैं उसको बायोडायवर्सिटी की संज्ञा प्रदान की गई है। स्लीप एपनिया पॉइंट नंबर 75 है, ऐसा एक रोग है दोस्तों जिसमें सोते समय बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपकी श्वास में रुकावट आती रहती है। और अभी हाल ही में देखा होगा आपके बप्पी दा यानी कि बप्पी लहरी का निधन हो गया। तो आपको इस चीज़ को स्लीप एपनिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 76 पीसीएस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से पॉइंट नंबर 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखपाल के लिए तो रामबाण है ही, लेकिन और सारी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों कब इसकी शुरुआत की गई? तो 18 दिसंबर 2021 को, अभी हाल ही की ये घटना है। इसमें 12 जिले स्पर्श करेंगे, 594 किलोमीटर इसमें बनाई जाएगी सड़क, 6 लेन बनेंगे,
36,200 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ये किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आपके पूछे जा सकते हैं। आपके ज़िले कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है? मेरठ के बिजौली गांव से, और ये कहाँ तक जाएगी? प्रयागराज के जुदापुर दाड़ू गांव तक। तो आपके 2 ज़िले यही हो गए, मेरठ और प्रयागराज। फिर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। टोटल 12 ज़िले। आपसे ये ऑप्शन पूछ लेगा इनमें से कौन सा जनपद शामिल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए तो कहता हूँ भैया, इसको याद कर लो, एक बार देख लो, मैप बना के भी देख लो रास्ते में कहाँ से गुजर रही है। तो जब देखोगे, याद करोगे, तभी आपका भला होगा। एक लिंक बाय लिंक आप इस चीज़ को जोड़ते हुए चलेंगे, तभी तो काम बनेगा। दोस्तों, पढ़ाना एक तरीके से पढ़ना ऐसे मेरा उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं है। आपको इसको लिंक टू लिंक इसको जोड़ना भी है। आप इस चीज़ को याद रखिए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 11 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ। इसमें भी दोस्तों 9 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज इससे लाभान्वित होंगे। पॉइंट नंबर 78 है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। 10 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करना नहीं चाहते हैं, बाहर काम करने नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको 60% की जो धनराशि है वो राज्य सरकार इसका वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन जो आपको शुरुआत करना, तो इसके लिए 40% आपको खुद इसमें लगाना होगा। पॉइंट नंबर 79 है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। 29 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई, जो कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा 5 सालों के लिए, 2021 से 22 से लेकर के 2025-26 तक, जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक ये होगा, जो कि MDM का ये स्थान लेगी, मिड डे मील योजना। अच्छा दोस्तों, मिड डे मील योजना शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 15 अगस्त 1995 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 21 जनवरी 2020 को शुरुआत की गई थी, जो कि मान लो कृषक की अगर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के समय मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको 5 लाख रुपया की धनराशि दी जाएगी। लेकिन मान लो कोई अंग में उसके जो है कोई विकलांगता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। और 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। पॉइंट नंबर 82 है कन्या सुमंगला योजना। बहुत ही चर्चित योजना रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। तो 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है, और जन्म से लेकर के स्नातक तक जो भी लड़कियां इसकी पढ़ाई करती हैं, तो 6 चरणों में 15,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए ये जो है प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 83 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 9 मार्च 2019 को शुरुआत की गई इसकी, जो कि फसल नुकसान हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको बीमा जो है अगर आप कराए रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। 84 पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। 8 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत की गई, जो कि उसी समय ये 68 जनपदों में लागू कर दिया गया है। 85 नंबर है बाण सागर नहर परियोजना। 15 जुलाई 2018 को इसकी शुरुआत की गई मिर्जापुर जनपद से। इसकी जो लागत है दोस्तों 4008 करोड़ रुपया। यानी कि बाण सागर नहर परियोजना किस जिले से रिलेटेड है? मिर्जापुर से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 86 अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो धसान नदी पर निर्मित है। और धसान नदी जो है ये किस नदी की सहायक है? तो ये बेतवा नदी की सहायक है। और अर्जुन सहायक परियोजना से कौन कौन से जिले आपके लाभान्वित होंगे? तो ये आपके बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले। कब शुरुआत की गई? 11 मार्च 2021 को। ये आपके लेखपाल के लिए भी और PCS की एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 87 है रसिन बांध परियोजना। तो ये 10 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई। बाण गंगा नदी पर निर्मित किया गया है। कहाँ पे? बाण गंगा नदी पर। अभ्युदय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट।
15 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से। 18 मंडल है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट राज्य में, तो उसके जो मुख्यालय है, उसका हेडक्वार्टर्स है, उस पर जो है ये शुरुआत करने की व्यवस्था की गई है। पॉइंट नंबर 89 दोस्तों बने रहिएगा, मात्र 101 प्रश्न ही है, तो 89 पर हम पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, 18 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई, तो निवेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से। पॉइंट नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति जो है कब लागू की गई? नीति 2019 की है, लेकिन लागू की गई 10 सितंबर 2019 को, और 2024 तक इसके एक्सपोर्ट को, यानी कि जो यूपी का जो कृषि से रिलेटेड जो भी सामान है या तुम्हारे जो भी फूड ग्रेन्स हैं, उसको दोगुना करना है। इसमें किसानों की इनकम में भी जो बढ़ोतरी होगी, निर्यात में आने वाली बाधाओं को भी दूर करना है, निर्यात को बढ़ाना है और बाजार का आकलन करना है कि कहाँ पे कौन सा मार्केट है, उसको वहाँ पे कैसे पहुँचाया जाए, कौन सी चीज़ की वहाँ पे अधिक जो है बिक सकती है मार्केट में, यही सारी चीज़ें पता करना इसका मेन उद्देश्य है। 91 एनआरआई डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट, तो जो वेबसाइट है ये यहाँ पे दोस्तों डब्ल्यू होगा, WEBSIT। तो टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं कितने हैं? 31। यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? तो हथकरघा उद्योग है ये। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। 94 उत्तर प्रदेश में जूट की कितनी मिलें हैं? तो 3 मिलें हैं, 2 कानपुर में है और एक आपके सहजनवा यानी कि गोरखपुर में है। 95 नंबर है, 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। अब दोस्तों ये भूमि पैमाइश से रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। 1 गज बराबर 1 यार्ड होता है, जो कि आपके 0.91 मीटर है। इसमें 36 इंच होंगे, जो कि 9 वर्ग फुट होते हैं इसके बराबर। 36 इंच बराबर 9 वर्ग फुट। 1 हाथ बराबर कितना होता है? आधा गज, यानी कि 1/2 गज होता है। 1 गट्ठा या 1 लट्ठा बराबर कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5.5 हाथ, यानी कि 3.25 गज या 99 इंच जिसे कह सकते हो। और अगर मीटर में नापेंगे तो 2.5146 मीटर हो जाएगा। 99 है, रबी फसल की पड़ताल कब की जाती है? तो इसमें एक दोस्तों प्राथमिकता के आधार पर दे देगा, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। फिर जायद की पड़ताल कब होती है? 1 मई से 10 मई के बीच में। और खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से 19 अगस्त के बीच। तो दोस्तों आपके बीच में ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। और लेखपाल द्वारा पड़ताल करने की अवधि क्या होती है, आप ये भी देख लीजिए। ये घटना चक्र से हमने इसको लिया था, तो ऐसा नहीं है कि बस मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ। आपके सारे क्वेश्चन ये घटना चक्र से या अरिहंत के बुक से ये मैं शॉर्ट रिवीजन के तौर पर मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो खरीफ की जो फसल है ये 10 अगस्त से 25 दिसंबर तक इसकी पड़ताल लेखपाल लोग कर सकते हैं। रबी की फसल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक। जायद की 1 मई से 31 मई के बीच में। जरीब के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो शाहजहानी जरीब होती है, गंटरी होती है या फिर मीट्रिक जरीब होती है। तो दोस्तों मैं आपके बीच में ये वीडियो था 101 प्रश्न की, जो कि ये चौथी सीरीज़ थी। दोस्तों चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको, ज़रूरतमंद लोगों के पास जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी लोग हैं इसमें, उनको शेयर करने की अधिक से अधिक कोशिश करें, क्योंकि उन लोगों के पास में बुक की या कह सकते हैं कि पढ़ने के जो रिसोर्सेस हैं, तो उनके पास संसाधनों की कमी होती है, तो उनके पास अधिक से अधिक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।